नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर नई सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वो बीजेपी की मंशा जानते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देने वाली, क्योंकि वो इसे हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। दरअसल परिसीमन के बाद जम्मू की सीटें बढ़कर 37 से हो गई हैं 43, और विपक्ष का यहां पर यह मानना है कि बीजेपी ने जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों की सीटों को बढ़ा दिया ताकि इससे बीजेपी को सियासी फायदा हो। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात सिर्फ एक चुनावी रेवड़ी है। क्या जम्मू की सीटें बढ़ जाने से बीजेपी को फायदा होगा? क्या इससे बीजेपी को बढ़त मिलेगी? क्या फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती डर गए हैं? इसी पर करेंगे चर्चा, जवाब देना पड़ेगा में। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसी मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र में बैठी बीजेपी चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी कश्मीर को हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा विफल हो जाएगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पहले ही परिसीमन आयोग को खारिज कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। ये तो पहले से ही कह रहे हैं, हमें पता है इनकी नीयत क्या है। मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इनने की है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 370, वो सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन जायज़ कहाँ से हो गई? तो ये तो हमारी नज़रों में जायज़ नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है जम्मू कश्मीर के लिए नया परिसीमन प्रस्ताव। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट समेत 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक विधानसभा सीटें 83 से 90 हो जाएंगी, जबकि लोकसभा सीटें 5 ही रहेंगी। राज्य की मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर की 46 से 47 किए जाने का प्रस्ताव है। जम्मू के 6 जिलों किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, डोडा, राजौरी और उधमपुर में एक नई सीट जोड़ी जानी है, जबकि 1 सीट कश्मीर क्षेत्र के कुपवाड़ा में जोड़ी जाएगी। दरअसल 2019 में धारा 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन इसके बाद 4 सीटें लद्दाख में चली गईं और 83 सीटें रह गईं, जिसे बढ़ाकर 90 किया जाना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में सीटें 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रस्ताव है। 114 में से 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित हैं, जो खाली रहेंगी। पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के लिए निर्धारित हैं। पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की सिफारिश की गई है। पीओके के विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करने की सिफारिश है। परिसीमन में कई विधानसभा सीटों के नाम बदलने की सिफारिश है। अब आपको बताते हैं कि नए परिसीमन प्रस्ताव का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल पूरे देश में परिसीमन की प्रक्रिया पर 2026 तक रोक लगी है।
मुस्लिम बहुल कश्मीर में कम और हिंदू बहुल जम्मू में ज्यादा सीटें बढ़ाने से भी विवाद बढ़ गया है। और अब आपको समझाते हैं कि हिंदुओं वाला जम्मू कैसे अब मुस्लिम वाले कश्मीर पर भारी पड़ेगा, कैसे समीकरण बिगड़ेगा, इसका गणित समझिए। अभी मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटें ही चाहिए। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें हैं। ऐसे में अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर के बनते रहे हैं। परिसीमन के बाद 90 सीटों में से अब 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का सुझाव है। जम्मू के लिए जो 6 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है वो हिंदू बहुल सीटें हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 87 में से 11 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि कश्मीर में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी और मजबूत होगी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होने की संभावना है। दरअसल अभी तक अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर के बनते रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब तक जो मुस्लिम बहुल राजनीति चलती थी उस पर नए परिसीमन के बाद बड़ा संकट आ सकता है। और इसी को लेकर कश्मीर की मौजूदा पार्टियां सख्ते में आ गई हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी हिंदू बहुल जम्मू में सीटें बढ़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सरकार का दावा यह है कि हम जम्मू कश्मीर में विकास लेकर आना चाहते हैं, विकास की बयार बहाना चाहते हैं और धारा 370 को हटाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिस कारण से वहां पर विकास के नए नए आयाम न सिर्फ स्थापित किए जाएंगे बल्कि आतंकवाद को भी धराशायी किया जाएगा, आतंकवाद को बिल्कुल खत्म किया जाएगा। कल दिए गए इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र अमित शाह करते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को बहुत ज्यादा संशय है सरकार की नीयत पर। बार बार वो कहते हैं कि इनकी तो नीयत में ही खोट है। फारूक अब्दुल्ला साहब तो ये तक कहने से नहीं चूकते कि ये इसे हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं। न जाने इन साहब को ऐतराज किस बात पर है, क्यों आखिरकार वो बार बार ऐसी बयानबाजी देते हैं, और अगर ऐसी बयानबाजी दी जा रही है तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चर्चा इन तमाम पहलुओं पर होगी। चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ में करेंगे। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, नेता जेकेएनसी, हमारे साथ में जुड़ेंगे। मोहम्मद अदनान मलिक हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रॉबिन शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। और अमित मिश्रा जी हमारे साथ में, कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में इस वक्त है। सभी का एक बार स्वागत है। आप बीजेपी के साथ में यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। गिरी साहब, सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि साहब आपकी नीयत में खोट है। दरअसल ये परिसीमन, धारा 370 और इस सब के पीछे आपका एक ही मकसद है, वो है हिंदू राज्य जम्मू कश्मीर को बनाना। पूजा जी, खोट नहीं है। साथियों के गतिविधि का पर चोट है। बात राजनीतिक से नुकसान की नहीं है, बात फायदा की नहीं है, बात कायदा की है। बात कायदा का मतलब संविधान, वो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास नहीं बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी ने जो कहा है, आप देख लीजिए, भारत माँ के मुकुटमणि पर जो कालिख लगा हुआ था, जो धारा 370 के रूप में उसे समाप्त करके अमित शाह जी वो व्यक्ति हैं। अमित शाह जी का एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि ऊर्जा का वो पुंज है, अहर्निश सक्रियता के आलोक का स्तंभ है, नवाचार के नवविहान, सदाचार के मान, राजनीतिक सूचिता के प्रतिमान है और भारत के अभिमान भी है। क्योंकि जो सरदार पटेल जी थोड़ा सा छूट गया था उसको उन्होंने आज पूरा किया है। भारत संविधान से चलेगा, कायदे से चलेगा, किसी के फायदे और नुकसान से नहीं चलेगा। किसकी मंशा क्या है और हिंदू हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर क्यों जिए? हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास प्रयास की बात करते हैं। हम तो किसी की बात नहीं करते। वो राजनीतिक है, उन्हें हिंदू मुसलमान नजर आता है। हम देश की मिट्टी से हैं, मादरे वतन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें तो सब में इंसान नजर आता है। हम तो सबके साथ की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं। वो जो लोग क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं, कहा जाए उस बगल के देशों से, बगल के मुल्कों से मदद मांगने की बात करते हैं, वो बगल चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान का आटा गीला हो गया है तो ये लोग ढीला हो गए हैं आतंकवादी। तो ये जो परिस्थितियां आज कश्मीर में क्रिएट हुई है, किसकी देन है? फारूक अब्दुल्ला क्या थे? मुख्यमंत्री थे वहां के। इस तरह की स्थितियां क्रिएट हुई है। क्या क्या कश्मीर में हुआ है, ये कुछ छुपी हुई बात थोड़ी है।
लेकिन आज का भारत सबल समर्थ स्वरूप इसका में क्या, खड़ा हो रहा है। मैं आपसे ये सारी बातें तो चलिए, सारी ये भाषणों में अच्छा लगता है ये जो बातें आप कह रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि इतना डाउट क्यों है आपके ऊपर, या क्यों कह रहे हैं कि आप हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं और ये उसी की एक प्लानिंग है? अगर भारत विरोधी किसी भी सोच के व्यक्ति को अगर किसी भी हमारे बड़े नेता से डर लगता है तो ये डर हमें अच्छा लगता है, ये डर लगना चाहिए। ठीक है, इकबाल खान साहब, इकबाल खान साहब, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि डर गए हैं नेता, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और जिन लोगों को डर लग रहा है उनके अपने इसमें कुछ छिपे हुए एजेंडा है जिसको वो अंजाम नहीं दे पा रहे। इकबाल खान साहब की आवाज ठीक से नहीं आ रही, जरा आप लोग ठीक से बात इसमें देख लीजिएगा क्या है। हमारे साथ में और भी इस वक्त हैं मोहम्मद अदनान साहब। अदनान साहब, आप जरा बताइए यहाँ पर किसको नफा और किसका नुकसान आप देख रहे हैं? पहले तो ये जितने पॉलिटिकल पार्टी थी सब स्टेट को लेके ही स्टेटहुड ये कब देंगे। अब अमित शाह ने ये पूरी क्लियर कर दी है कि हम आफ्टर इलेक्शन के स्टेटहुड दे देंगे। अब उसके बाद ये बात कहना है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है या इनका क्या कहते हैं ये छोटी स्टेट हमें देंगे या पूरी तरह से ये हिंदू राज्य बनाने के लिए की दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल मेरे लिहाज से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अमित शाह साहब ने ये बात अब क्लियरली बिल्कुल कर दी है कि आपको स्टेटहुड मिलेगा। अब ये है कि रीजनल पार्टीज को और तो कुछ कहने को अब मिल नहीं रहा है। अब एक दूसरे पर लाछन लगाने के अलावा इनके पास कोई वो इनको कोई मिल नहीं रहा है, कोई पार्टनर इनको कोई हो नहीं पा रहा, क्या कहेंगे इसके बाद? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ है नहीं कहने के लिए, इस तरीके की बातें इसीलिए सिर्फ की जा रही हैं। और भी बाकी लोग हमारे साथ में इस वक्त हैं, बोलिए बोलिए। अब ये स्टेटहुड का इन्होंने पक्का कर दिया कि आपको आफ्टर इलेक्शन स्टेटहुड हो जाएंगे यार। इकबाल खान साहब की आवाज ठीक हो गई है तो जरा उनकी तरफ चले टीम। चलिए ठीक है, अमित जी, सवाल यहां पर यह है कि इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? किसका नफा किसका नुकसान आप देख रहे हैं? आपका अपना आकलन क्या है? अगर इस तरीके की बयानबाजी फारूक अब्दुल्ला करें तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी कोई छुपा हुआ मकसद है। सबसे पहली बात पूजा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये बवाल जो है परिसीमन के बाद ये हुआ क्यों है, क्योंकि उसमें फारूक अब्दुल्ला, परिसीमन की जो कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के नेतृत्व में, उसमें फारूक साहब भी थे, जितेंद्र सिंह भी थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वहाँ से और मंत्री हैं भारत सरकार में, तो उस वक्त तो कोई नाराज़गी नहीं दिखी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 11 लाख लोगों ने अपने आप को मतदाता सूची में जोड़ने की पैरवी की। उन्होंने बताया कि मैं मतदाता हूं और मुझे उसमें आप इनरोल कीजिए। जो उसकी प्रक्रिया रही उसमें 9 लाख कुछ लोगों को जोड़ा भी गया है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब नए मतदाता आते हैं तो जाहिर सी बात है जो क्षेत्र हैं आपके पुराने क्षेत्र हैं उनमें आप कैसे एकोमोडेट करेंगे उन मतदाताओं को। तो ये राजनीतिक तौर पर जो टीका टिप्पणी चल रही है इसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जिस विषय पर फारूक साहब या महबूबा जी को ऐतराज है या वहाँ के जो लोकल राजनेता हैं उनको ऐतराज है, वो ये है कि 48% जो आबादी है जम्मू की है उसमें आपने सीटों की संख्या बढ़ा दी और 56% जो कश्मीरी आबादी है आपने उसमें 52% को रखा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अब कश्मीर, आप ये तो तमाम नेता हैं, ये जम्मू की सियासत की राजनीति कम और श्रीनगर में बेस्ड होकर कश्मीर की राजनीति ज़्यादा करते हैं। तो इनको ये लगता है कि भाई हमारी जो राजनीतिक बिसात है वो परिसीमन में छिन जाएगी और इसी को लेकर ये इतना हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, जबकि ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता। जो प्रथम दृष्टया सामने चीज़ें आई हैं उसमें जो चीज़ खुलकर परिसीमन में सामने, हर जगह हर प्रदेश में परिसीमन होता है और परिसीमन के लिए जो निर्धारित चीजें होती हैं वो एक मापदंड उसका बनाया जाता है। यहां भी उस मापदंड का पूरी तरीके से समावेश किया गया है और लगता है कि आने वाले दिनों में, लेकिन जो राजनेता हैं जिन बिरादरी के ऊपर उन्होंने अब तक राजनीति की है पूजा, उसको लगता है कि शायद वो हमसे छिन जाएगा, तब नेतागिरी नहीं रहेगी। तो जब तक परिसीमन के नाम पे हल्ला ना करें कि ये गलत हो रहा है, बिल्कुल कश्मीरियों के लिए नहीं है, तो वहां पर फिर कैसे आगे उनकी राजनीति हो सकेगी। तो कुल मिलाकर लबो-लुआब इसका यही दिखता है। तो यहाँ ये है कि बैठे बिठाए क्या करे, करना है कुछ काम वक्त गुजारने के लिए, हिंदू मुसलमान करो एक ही काम। प्रेम कुमार जी, यही बात है क्या?
देखिए पूजा जहां जी, तक मेरी एक सेकंड में एक और बात यहां पे साझा करना चाह रही हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, जब जम्मू कश्मीर की आप बात करते हैं वहां पर हिंदुओं की तादाद घट रही है, और हमने बाकायदा इसको लेकर एक डिबेट भी की थी कि उनमें से एक राज्य है जहां पर हिंदुओं का आंकड़ा घटा है। फिर ये लोग क्या मुसलमानों की राजनीति करने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये हिंदू मुसलमान करके अपने वोट बैंक तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अब बस एकमात्र यही सहारा बचा है? देखिए हिंदू मुसलमान करके राजनीति कौन कर रहा है? सिर्फ कश्मीर में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कि उसको छोड़ के पूरे देश में हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है कि अभी जो बहस उठी है वो अमित शाह जी के बयान से उठी है, जिन्होंने राज्य का दर्जा रिस्टोर करने की बात कही है, लेकिन चुनाव के बाद। अब प्रश्न ये है कि राज्य का दर्जा छीन लेना और 4 साल के बाद राज्य का दर्जा रिस्टोर करना, दोनों में कौन सही कदम है? एक तो गलत होगा, एक तो सही होगा। कि या तो राज्य का दर्जा छीना जाना गलत होगा, या तो राज्य का दर्जा दिया जाना गलत होगा। दो में से कौन सी बात सही है, सही या गलत की कसौटी पर? इसके अलावा ये बात है कि वहाँ के लोग, चूँकि राज्य का दर्जा छीना गया था तो वहाँ चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन में चुना गया था। राज्य का दर्जा दिए जाने की बात हो रही है, जब सरकार बन जाएगी उसके बाद देने की बात हो रही है। ये भी दोनों महत्वपूर्ण बातें और परस्पर विरोधी भी हैं। तो मंशा जो है ना, मंशा सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के जम्मू कश्मीर की जो सियासी दल हैं वो उस मंशा को सामने रखना चाहते हैं कि ये नीयत में खोट है। तो वही बात तो बोल रहे हैं, जब नीयत में खोट जो लोग सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ सरकार की है या फिर जो सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं उनकी नीयत में भी कुछ खोट आपको नजर आती है? देखिए ये तो बहुत आसान आज के ज़माने में हो गया है कि सरकार की नीयत में जो कोई भी खोट उठाए पहले उसको ही डिफेम कर दो, उसको ही धार्मिक आधार पर या राष्ट्र के आधार पर देश विरोधी और इसमें बांट दो, और देश विरोधी दूसरे को बोल करके खुद को देशभक्त साबित कर दो। ये अलग किस्म के सियासत। पूजा जी देखिए यही विडंबना है यहाँ की। जब जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल एरिया था, वहां पे सब चल रहा था, तब तो सब कुछ था। जब कश्मीरी पंडित को मार के भगा दिया गया तब भी सही था। लेकिन अगर वहां पे कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो सब गलत हो रहा है। हिंदू बहुल क्यों किया जा रहा है? अभी इन लोगों ने, इनकी जो इकोसिस्टम है, इनके जो गैंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खा के आए हैं। वहां पे गए थे लेके कि नहीं ये परिसीमन जो हो रहा है संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच जज ने उसको खारिज कर दिया। तब पर भी इनको, ये जो इनकी पूरी इकोसिस्टम है पूजा जी, न ये देश के सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, न भारत सरकार के किसी भी फैसले को मानेंगे। इनके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में जो पहले चीज हो रहा था वही सर्वस्व था, वही सब कुछ ठीक था। लेकिन अब वो समय बदल गया है, और मेरे ख्याल से अगर मेरा कोई बात मानता है तो मैं तो चाहता हूं कि अभी कम से कम पूरे 10 साल तक जम्मू कश्मीर में यही स्थिति बहाल रही जाए, जब तक कि वहां सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अपनी सरकार ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 सालों में बहुत कुछ ठीक हुआ है। वहां पे आतंकवादी पे भी लगाम लगाने में बहुत हद तक सफलता मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये लगता है कि वहां पर जो सरकार का गठन होगा वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, मैं कह रहा हूं। फिर वही होगा। अभी भी ये जो परिसीमन हुआ है उसमें तो अगर आप देखा जाए तो विधानसभा, इसका मतलब आपको भी ये लगता है कि विपक्षी पार्टियां मजबूत होंगी? इजाफा हुआ है। इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं फिर ये लगता है कि विपक्षी पार्टियां वहां पर मजबूत हैं? भाई सत्ता पक्ष, अगर जो दावा आप यहाँ पे किया जा रहा है, अगर बीजेपी को बढ़त की बात हो रही है तो फिर तो मुझे लगता है कि आप लोग तो यही, यहाँ पर बहुत सारी विपक्षी पार्टी के लोग तो यही आरोप लगाते हैं ना कि सरकार वहां बैठकर बीजेपी चला रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि अभी 5 साल और वहां पे राष्ट्रपति शासन वो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ही रहा देना चाहिए और उसमें कार्य होने चाहिए। क्या चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में वहां पे अच्छे काम नहीं हो रहे हैं? पुडुचेरी में नहीं हो रहे हैं? पर वहां पर अपनी सरकार तो है, पर वहां पर उनके पास चुनाव तो है, उनके अपने पास उनकी सरकार तो है। ऐसा है पूजा जी, पाठक जी जैसा बोल रहे, देश में राज्यों का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर सदा से ऐसा राज्य रहा है जो कि अब आप इसमें देखिए कि कश्मीरी पंडितों को भी मात्र 2 सीट जो है आरक्षित करने का प्रस्ताव है। क्या 2 सीट से कश्मीरी पंडित का वो मामला सॉल्व हो जाएगा? क्यों नहीं? जो 80 से ऊपर 114 है। अरे लद्दाख है तो क्या हो गया? लद्दाख में क्या मुस्लिम नहीं रहते? लोगों ने इतना विरोध किया कि राज्यपाल को इस्तीफा देना, ये तो बताइए। राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ा। लद्दाख के लोग नहीं चाहते केंद्र शासित प्रदेश में रहे, वो राज्य का दर्जा रिस्टोर करना चाहते। वो मुसलमान नहीं है,
लेकिन उनका भी तो नहीं, दर्द राज्य समझिए। का दर्जा जो केवल भी हो, मुसलमान मेरे की ख्याल बात से मत अभी करिए। इसमें जब मुस्लिम बहुल है, लद्दाख भी तो मुस्लिम बहुल एरिया है, बहुत सारे एरिया, क्या तो बात उसमें कर क्या रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? देख गलत लीजिए, सेंसर जानकारी उठा दे के रहे देख लीजिए कि लद्दाख में क्या मुस्लिमों की आबादी नहीं है क्या? अमित जी। आबादी होना अलग बात है। और देखिए सर, आबादी आपका अमित सर मैं मानता हूं, लेकिन वोटिंग जो होती है वहां पे हर कोई वोट करता है ना, हर कोई नागरिक अपने अधिकार का वहां पे देखिए, पूरे वो तरीके से उपयोग करता है। वो अधिकार, आबादी तो वोटर होती है ना, वो अधिकार कोई पाठक आबादी जी, कोई अलग से थोड़ी वो आती है। अधिकार पाठक जी भारतीय संविधान ने दिया है, और जिस संविधान को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक माना जाता है, तो उसमें हम विवाद में ना पड़े कि वोट कौन देता है और कौन नहीं, क्योंकि वोटर जो राइट है वो भारतीय संविधान के तहत है। और हमारे लोकतंत्र की, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, ये खासियत है कि वो सबको समान अधिकार से वोट करने का राइट देता है, चाहे जो जिसको वोट करे वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है, जिस चीज का जिक्र आप दोनों अभी कर रहे थे, उस चीज में थोड़ी सी आपत्ति लोगों को हो जाती है। जो वहां के मतदाता हैं उनको लगता है कि उनका कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। वस्तुतः जो विवाद का बिंदु है वो यही है कि उनका कंसेंट नहीं लिया गया। अमूमन जहां भी परिसीमन होता है वहां के जो सर्वे सर्वा नेता होते हैं, चाहे छोटे राजनीतिक दल के, बड़े राजनीतिक दल के, मुख्तलिफ तरीकों के लीडरान जो होते हैं, उनकी रायशुमारी होती है, उनकी रजामंदी ली जाती सर, है। आपने अभी कहा था कि उस जो परिसीमन के जो आयोग बने थे उसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, और आप को यह भी पता होगा कि जो इससे पिछला परिसीमन जम्मू कश्मीर में हुआ था वो 1995 में हुआ था। उस समय 12 जिले से 20 जिले बन गए थे, और अभी भी कश्मीर को 47 सीटें मिल रही हैं, जो कि जम्मू से ज्यादा है। मैं आती हूँ रॉबिन जी को भी जरा मौका देते, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है। इस बात का डर है रॉबिन साहब, सवाल ये है कि ऐतराज किस बात पर है? आपके हिसाब से ये ऐतराज का मकसद क्या है? देखिए, पहली बात, ऐतराज का मकसद तो पूर्णतः राजनीतिक है जो नजर आ रहा है प्रथम दृष्टया। बड़ी बात क्या है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर विभिन्न राज्यों में, क्या उन सभी राज्यों को हिंदू बहुल हिंदू राज्य घोषित कर दिया गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बाकी राज्यों में नहीं हुआ, जहां पे कर सकते थे, गुजरात में तो कर ही सकते थे, पूरे देश को भी कर सकते क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें इनकी है। जब कहीं ऐसा नहीं होना तो केवल क्यास लगा लेना कि हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाएगा, और उस मुद्दे को लेके जो असली लड़ाई है कश्मीर की, जो कभी भी फारूक अब्दुल्ला जी नहीं चाहते। फारूक अब्दुल्ला साहब कभी भी जानकारी कश्मीर दे में रहे उनका वोट है, ये गलत जानकारी दे रहे हैं। आप जानकारी रखिए कि किसी प्रदेश को हिंदू राज्य घोषित नहीं किया जा सकता। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। बेकार की बातें कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता तो पहले जहां पर बीजेपी सबसे मजबूत है वहां पर ये काम कर देते। नहीं, वो ये बात कहने की कोशिश लेकिन कर उसके रहे हैं। लिए पूजा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर इस चीज का कहीं भी कोई जिक्र होगा, कहीं भी कोई स्पेस होगा, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इसका यह मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो अब तक की सरकारें रही, वो या तो महबूबा मुफ्ती की रही, फारूक साहब की रही, तो वहां पर मुस्लिम राज्य घोषित कर सकते थे। तो इस तरह से देश नहीं चलता। इस तरह देश का ताना बाना जो है, हमारा जो लोकतंत्र है वो बिगड़ जाएगा। अमित जी, मैं एक बात, जो बात आपने है कि मुख्तलिफ सरकारें अब्दुल्ला साहब की, या आपकी आवाज पूरी तरह से साफ नहीं आ रही है ठीक से। जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए रॉबिन जी। हाँ बोलिए। जो भी सरकारें पहले रही, उन लोगों ने जो वहां पर हिंदूज थे उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में वहां से लोग भागे हैं, अपनी जान बचा के भागे, और बहुत लोग मारे भी गए हैं। उस समय ये लोग, चाहे इन्होंने घोषित किया नहीं किया, लेकिन अघोषित रूप से जम्मू और कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल राज्य। एक सेकंड पर प्रेम जी, एक सवाल यहाँ पर ये है कि परिसीमन पर आपको भरोसा नहीं, आपको सरकार पर भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है? वहां की ये जो विपक्षी पार्टी के लोग जिनका जिक्र आप करें, महबूबा मुफ्ती का आप बात करें, फारूक अब्दुल्ला का आप उनकी बात करें, किस पे भरोसा करते हैं? इनको अपने देश के कोड पर भरोसा नहीं है, ये भारत का हिस्सा मतलब इसका खुद को मानते नहीं है। देखिए, ये तो इनकी जितने मंशा तो अलग है। भरोसा के जितने सवाल विपक्ष पर थोपे जाते हैं, ये मनगढ़ंत होते हैं। भाई, फैसला तो माना ही जाता है देश में, परिसीमन भी लागू किया जा रहा है तो उसको माना ही जाएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम नहीं मानते इसको। नहीं, वो तो कह रहे हैं साफ-साफ कि हम नहीं मानते इसको, हम तो इस परिचर्चा में शामिल भी नहीं हुए इसलिए। जो विरोध जो है, विरोध तो होगा कि विरोध का अधिकार खत्म हो गया इस देश में।
कोर्ट के फैसले का भी विरोध होगा तो कोर्ट जाना पड़ेगा ना, बयानबाजी तो नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, राजनीतिक विरोध, हर राजनीतिक विरोध के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्या आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी पर चौकीदार चोर है का आरोप लगा था, कोर्ट में गए थे क्या? कोर्ट में राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जाया जाता। आप कोर्ट के फैसले को संबोधित देने लग जाएंगे क्या? आप खुद एक राजनेता होकर आप संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानेंगे क्या? संवैधानिक संस्थानों को मानना ये पहली शर्त है। आज भी ये बात सब लोग कान खोलकर सुन ले, जिनको इस बात पर कहीं दूर दूर तक डाउट है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। खासतौर पे कश्मीर का जब जिक्र किया जाता है, कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। ये लोग कान खोलकर सुन ले। किसका एजेंडा होगा पास, किसका एजेंडा होगा फेल, चर्चा लगातार जारी। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद अदनान साहब हमारे साथ में आज जुड़ेंगे जल्दी। रॉबिन शर्मा हमारे साथ में है, सर्वेश पाठक हमारे साथ में है, अमित जी हमारे साथ में है, प्रेम जी हमारे साथ में है और तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। गिरी साहब, सवाल ये है कि इंतजार ये हो रहा है कि चलिए परिसीमन की बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है, सिर्फ बात ही बात हो रही है, चुनाव कब होगा? ये जो चुनाव आयोग तय करेगा, जैसा कि आदरणीय अमित शाह जी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अभी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, संवैधानिक संस्थाओं की, चुनाव पूरी तरह से चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, ये आप सभी जानती है, मैं भी जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं। जिस समय चुनाव आयोग कहेगा कि भाई वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गई, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, उस समय चुनाव हो जाएंगे। चुनाव की चुनचुनाहट से ही कई चुनावी पार्टियों को जो परेशानी शुरू हुई है उसको आप देख ही रही हैं। और जब से बड़ी बात ये उठा, पर ये विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग नहीं, तैयारी आपकी पहले है, आप तैयार होंगे तो चुनाव आयोग तैयार हो जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है अहरनी सेवा में 24 घंटे राष्ट्र की सेवा में प्राणों की वर्तिका बनाकर पल पल जलते रहना। राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए हम संकल्प हैं। कुछ लोग राजनीतिक दल के नाम पर पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला रहे हैं, वो परिवार के हित के लिए राष्ट्र हित को भी दांव पर लगा सकते हैं। तो उनकी बात को छोड़िए, हमारे लिए भारत का जर्रा जर्रा, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर साहब पूज्य है और यहाँ की धरा पर जो कोई भी पीछे की जो घटनाएं हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत भूमि को हर चौर से सुरक्षित करना, ये हमारी नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जिम्मेवारी है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिल जाएगा ना चुनाव के बाद? तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा ना? वादा खिलाफी तो नहीं करेंगे ना आप लोग? जब गृह मंत्री जी ने कह दिया है, हम अपनी बात से कभी हटते नहीं। जो वादा है और देश के साथ जो वादा है, राष्ट्र के साथ जो वादा है, जो प्रदेश के साथ वादा है, जो देश की जनता के साथ किया हुआ वादा है, उसके लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प है, समर्पित और समर्पित भाव से। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अमित शाह के लिए बोल रहे हैं गिरी साहब। चलिए, अच्छी बात है, वो जो कर रहे हैं वो करके दिखाएं, फिर बहस किस बात की? राज्य का दर्जा बोले दे रहे हैं तो दीजिए। वादा क्या छीन रहे थे, क्यों छीने बताइए, दोनों का फर्क बताइए, एक दोनों काम उन्होंने क्यों किया, ये सारी चीजें हैं। क्यों छीना राज्य का दर्जा? क्यों लद्दाख के लोग विरोध कर रहे हैं और आपको राज्यपाल को हटाना पड़ रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा। प्रेम जी के सवाल में किससे प्रेम, यानी किससे प्रेम है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो बात कह रहे थे वो क्लास 5 का बच्चा भी बता सकता है कि जब वहां पर धारा 370 हटाई गई तो स्टेटस खत्म किया गया राज्य का। अब जब वहां पर डिलिमिटेशन कर दिया जाएगा, राज्य का स्टेटस दे दिया जाएगा। ये दोनों ही चीजें सही है, ये क्लास 5वां का बच्चा भी समझता है। राज्य के स्टेटस से 370 का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही सही है। अब इनकी राज्य के स्टेटस से 370 का कोई लेना देना नहीं है। गिरी जी, भ्रमित विघ्न संतोषी लोगों से पूछा जी आप बात करेंगे तो आप 5वां क्लास के बच्चे के नीचे को लाना पड़ेगा ना समझाने के लिए। आप ऐसे लोगों को कहाँ समझा पाएंगे? चलिए ना, मुझे निरक्षर मान लीजिए, आप मतदाताओं को ही बताइए। प्रेम जी, आप जब बोले मैं पीछे बोलता हूँ क्या? मर्यादा रखिए। इस देश में हम कभी परखी आक्रमण से थोड़ी हारे हैं। हमें आंधी, जयचंद और मिर्जापुरों ने हराया है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल का किस्सा न होता। तो आप ये कह रहे हैं कि धारा 370 को लागू करने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां पर कंट्रोल केंद्र के हाथ में ही हो?
पूजा जी, क्या आपको नहीं पता है कहा गया था कि धारा 370 हटा दीजिए तो खून की नदियां बहेंगी? क्या आपको नहीं बताइए प्रेम जी, नहीं है कि कहा गया था बताइए प्रेम जी, भारत का झंडा उठाने वाला बताइए कोई प्रेम नहीं जी, मिलेगा? क्या ठीक है, आपको नहीं पता है? बताइए प्रेम जी, ऐसे जवाब मिलेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, राजनीतिक दलों के कैसे कैसे बयान आते हैं वो किसी से छिपा नहीं, और हम किसी के बयान का बचाव करने नहीं बैठे हैं। महबूबा मुफ्ती ने ऐसा कहा, गलत कहा, सही कहा, उनको वो अपना डिफेंड करें, लेकिन अनुच्छेद 370 जो हटाया गया उसके बाद जो प्रदेश की स्थिति हुई, अनगिनत लोग जेलों में डाले गए, यूएपीए लगाया गया, सारी इंटरनेट सेवा तक बंद रही। ये बताता है कि अन्याय हुआ, अन्याय तो हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? अब बीच में बोल रहे हैं धनंजय जी, तो मर्यादा कहाँ चली गई? धनंजय जी आप बीच में आप बोल रहे हैं, मर्यादा कहाँ चली गई? और इंटरनेट सेवा बंद हो गई तो यह अन्याय हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे विश्लेषण करने पे प्रेम जी आपको, जब वहां के जो मूल बासिंदे थे उनको मार के भगा दिया गया, उनकी औरतों को, लड़कियों को कहा गया छोड़ के जाओ, नहीं तो यहाँ कश्मीर छोड़ के चले जाओ। तो ये अन्याय वाली बात नहीं थी, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद हो गई तो अन्याय हो गई। अरे किस तरीके के आप जर्नलिस्ट है प्रेम जी? नहीं, ये तो बात सब पे लागू होती है। पहली बात मैं बताऊं, जब 370 हटा था तो बड़े लोगों ने मंसूबे देखे थे वहां जमीन खरीदने के, और व्हाट्सएप पे से लेकर सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि हम वहां शादी कर लेंगे, हाँ वहां फ्री हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो किसी भी प्रदेश के लोगों की जो मानसिकता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है एक बड़े वर्ग के द्वारा, और भारत का संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फूल के गुलदस्ते की तरह रखता है, बुके ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है भारत के संविधान के तहत हमें। तो वहां कश्मीर की आवाम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी ऐसे प्रदेश की जो वहां के सबसे बड़े तादाद में रहने वाले लोग हैं। तो वो एक सेंटिमेंट की बात होती है, जो राजनीतिक दल उस सेंटिमेंट का फायदा उठाते हैं और उसी के आधार पर बयान देते हैं। जिस बात का जिक्र प्रेम जी और आप दोनों कर रहे हैं वो एक सेंटिमेंट से जुड़ी बात है, और उस सेंटिमेंट को हम अपनी भावनाओं के तहत व्यक्त करते रहते हैं। हो सकता है उसमें किसी की तरफ से कोई ज्यादा बात हो जाए, कोई कम बात हो जाए, लेकिन मूल रूप से आपको कानून के तहत चीजें लानी पड़ेगी, संविधान के तहत आपको देश चलाना पड़ेगा। ये मूल प्रश्न है, और उस मूल प्रश्न से कहीं कोई इतर जाता है तो बड़ा सवाल है कि राजनीति में शुचिता तो रखे, वहां पे गड़बड़ी राजनीति करे लेकिन एक शुचिता तो रखे। राजनीति में आप हर हद को पार कर दे, ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात हर बात का ख्याल करके ही बोलना चाहिए। पूजा जी एक मैं बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादियों ने क्या गलत किया उसके जवाब में कोई सरकार तो गलत नहीं कर सकती ना। सरकार तो जनता के लिए होती है, सरकार कैसे आतंकवादी वाले रास्ते पर चल लेकिन जो सकती? सरकार में रहे, एक मिनट आपको रोक के इस चीज का जिक्र जरूर करूंगा कि सरकार की बात बिल्कुल सही प्रेम जी ने उठाई, और हम लोग सब मानते हैं कि जो भी सरकार होती है वो संविधान की शपथ लेती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जब वहां की मुख्यमंत्री बनी, उनके ऊपर जो आरोप लगा वो यही आरोप लगा कि वो आतंकवादियों के शह पे सरकार चला रही थी, और जो तिरंगा फहराने की बात थी जिसको वो नकारती थी, यही एक बड़ा आरोप था। और जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उन्होंने चोली दामन का साथ रखकर सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये आरोप लगा। तो ये मानना, इस चीज को कबूल करना, ये किसी पारदर्शिता से हटकर इस चीज को कबूल करना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या थी। क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि इसके लिए तैयार थी वहां? तो नहीं। क्या आपको एक ऐसे दल के साथ खड़ा होना था जो आतंकवादियों के साथ खड़ा था? अपनी साख पर बट्टा लगा लिया। ये बिल्कुल एक प्रश्न ऐसे खड़ा हो जाता है कि हर बार वो कहती है कि पाकिस्तान को कश्मीर की समस्या के लिए शामिल किया जाना चाहिए। देश हमारा, राज्य हमारा, हम पाकिस्तान को क्यों शामिल करेंगे? तो इनकी मंशा पे कोई सवाल नहीं। लेकिन पर हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि महबूबा मुफ्ती भी भारतीय हैं। बिल्कुल, और यही नहीं पूजा, यही नहीं, तो इस देश का हिस्सा ही। मैं अपने दोनों वक्ताओं को इस बात के लिए बताऊंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहले हुर्रियत के साथ बातचीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। कश्मीरियत का जो नारा था वो वाजपेयी जी ने दिया, जिसको कि आज के तारीख में भी वहां लोग मानते हैं। उसके बाद जब वो सिलसिला खत्म हुआ तो सुशील कुमार सिंधे जब गृह मंत्री बने तब ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर 2019 में सिलसिला शुरू हुआ। तो आप किसी ऐसे चीज से जिसकी बुनियाद ऐसी रखी गई हो सकता है कि उसमें किसी का झुकाव जो है वो किसी और मुख्तलिफ देश के साथ रहा हो, वहां की सीमाओं के साथ जो चीजें हो रही है उसके साथ रहा हो, क्योंकि
उनको वहां के वोट बैंक पर आधारित रहना था। और मैं आपको एक चीज और जोड़ूंगा, हुर्रियत के खिलाफ आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? एनआईए की टीम आज एक्शन ले रही है, इसका एक बहुत बड़ा वजह पूजा यह था कि वहां के जो मतदाता हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हुर्रियत की कार्रवाइयों से प्रभावित रहते थे और कोई भी शासक, कोई भी राजनीतिक दल उससे अलग होने का नहीं लेना चाहता था कि हम अलग हो सके और उसके अलग होकर, क्योंकि उसका मतदाता बिखर जाता उससे। तो ये एक बड़ी बात थी और इस बात को तमाम पॉलिटिकल पार्टी वहां, चाहे जिसकी भी जो भी वहां श्रेय लेना चाहते हो, जो भी वहां की धरती पर चुनाव लड़ रहे थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन सबों ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी बात को माना। तो ये एक बड़ी गड़बड़ी जो है वो राजनीतिक तौर पर बहुत शुरुआती दिनों से थी, जिसको कि भारत की सरकार और मुख्तलिफ प्रधानमंत्री जो भी रहे वो भी मानते गए कि कश्मीर में शांति कैसे कायम हो, वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लिया जाए। तो ये एक बड़ी बात थी उस वक्त। अब अदनान साहब, सवाल ये है कि परिसीमन पर इतना ऐतराज, अगर वहां पर वोटर्स की तादाद बढ़े तो ऐतराज, आखिर क्यों विपक्षी पार्टियों को यह लगता है कि ये बढ़े हुए वोटर्स, ये बढ़ी हुई सीट सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी? मतलब क्या वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है क्या विपक्ष वहां पर? पूजा जी, मैं एक बात, फिर रॉबिन जी आप ही के पास आ रही हूं मैं। आर्टिकल 300 इसमें परिसीमन को लेके जो है इन्होंने 2026 का रखा था जिसको परिसीमन होना था, इन्होंने परिसीमन उससे पहले करवा दिया। और आप परिसीमन में देखें, आप जो पुंछ जिले को अनंतनाग के साथ जो आप जोड़ रहे हैं, ये टोटली उनकी ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर परिसीमन जो होता है वो एज पर द जोग्राफिकल और टॉपिकल के तौर पे हो, उनका कल्चर लोगों को मिलना चाहिए। आप देखिए जिस लिहाज से इन्होंने परिसीमन किया है, पार्लियामेंट की सीट जो इन्होंने बांधी की हुई है वो अगेंस्ट द वॉइस ऑफ द पीपल है। और जितनी भी हमारे वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब ने इस परिसीमन को अपोज किया था। और उसके बाद बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट के आगे लोगों ने पेश की हुई है यहाँ पर। और ये लोगों के अंदर बड़ा एक रिजर्वमेंट है कि जो परिसीमन जो है वो एज पर द वॉइस ऑफ द पीपल उस तरह नहीं की गई है परिसीमन को लेके। इसकी वजह से पूरा जो एक आप देखेंगे पूरा ये हमारा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्या ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज टीम इसको एक बार चेकआउट करे, सॉर्टेड करे, क्या मैटर है। बोलिए रॉबिन साहब। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। प्रेम कुमार साहब ने एक बात कही कि अगर टेररिस्ट गलत कर रहे हैं तो सरकार क्यों गलत कर रही है? सरकार ने तो कुछ गलत नहीं किया। सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद में वहां पे उन लोगों को जेल में डाला जो लोग पत्थरबाज थे, जो डिवाइसिव फोर्सेस थे, जो हुर्रियत के लोग थे, जो पाकिस्तानी एजेंडा को लेके आ सकते थे। उन लोगों के जेल में जाने के बाद अंदर बहुत हद तक शांति व्यवस्था बंद की गई, जिसका नतीजा हमें मिला कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लहराने चले गए। ये उसका सबूत है। दूसरी बात में, जब यहाँ पर चाहे फारूक का हो या कोई भी हो, जब एजेंडा अपना, तो क्या एजेंडा है इन लोगों का? क्या एजेंडा है इन लोगों का? जिस एजेंडा का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या एजेंडा है? केवल एंटी मोदी, एंटी इंडिया एजेंडा और कुछ नहीं। किसी भी तरह से भारत सरकार के प्रयासों को, शांति प्रयासों को विफल करे। कश्मीर के युवा बहुत बड़ी संख्या में आज फौज को ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय सेना में वो लोग भर्ती के लिए अपना आवेदन कर रहे हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। ऐसी फिजा में जो शांति व्यवस्था केंद्र सरकार ने बहाल करने का प्रयास किया है, उसको डिरेल करने के लिए इस तरह के डिवाइसिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान का विवाद क्रिएट किया, कोई फायदा होगा इससे? भाई आप अगर ये कह रहे हैं कि डिरेल करने की कोशिश की जा रही है तो क्या बेवकूफ है विपक्ष? वो सोच रहे उनको फायदा हो रहा है, लेकिन वास्तव में जो कश्मीर का युवा है, कश्मीर की जनता अब इन बातों से उब चुकी है। और आगामी चुनावों में हो सकता है उनको इनका नुकसान भी उठाना पड़े। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार पर इतना एतबार हो चुका है बुलंद इस वक्त वहां की आवाम का कि ये जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं ये कितना ही कर लें हिंदू मुसलमान, लेकिन वो तो सरकार पर भरोसा करते हैं। लाल चौक, ठीक है प्रेम कुमार जी, एक सेकंड, लाल चौक पर तिरंगा फहराने से उनमें वो इंडियन वाली जो भावना वो पैदा हो गई है, ऐसे कि अब ये सब भूल गए, महबूबा, फारूक अब्दुल्ला सबको भूल गए। सबूत है। देखिए ये प्रश्न कि लाल चौक पर झंडा तिरंगा फहराना हमेशा से फहराया जाता रहा है, कोई नई बात नहीं हुई है। तो क्या प्रेम जी, आपको पता है बोल नहीं, लेकिन अपनी बारी में सुरक्षा व्यवस्था में जाना पड़ा था।
अब बोलने दीजिए ना। जी बोलिए। तो ये कोई उपलब्धि वाली बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि वहाँ झंडा फहराना कोई उपलब्धि वाली बात नहीं है। हमेशा से फहराया गया है, हमेशा से फहराया गया है लाल चौक में तिरंगा। सुन लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी भी फहरा के आए थे, तमाम लोग फहरा के आए थे, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आज कश्मीरी पंडित वहां नौकरी नहीं कर पा रहे, किस बात की बात कर रहे हैं कि स्थिति ठीक हो गई है? उनको सेलेक्टिव ढंग से मारा जा रहा है वहां लोगों को। ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, कह रहे हैं कि कश्मीर में स्थिति बदल गई। अरे कश्मीरी पंडितों को आप बसा नहीं पा रहे हैं। एक सवाल, उनको जो नौकरी में उनको नौकरी करने की स्थिति नहीं है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रश्न ये कि जो सवाल है ना, सवाल सुनने की आदत खत्म हो गई। सवाल जैसे रॉबिन साहब, तो तमाम तरह से उसको रोका जाने लगता है। एक सेकंड, प्रेम जी, आप ये कह रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव क्या? आतंकवादी और सेना के ऊपर भी आप सवाल डाल रहे हैं। यही करते हैं, आतंकवादी यही करते हैं, सेलेक्टिव ढंग से मारते हैं ताकि धार्मिक आधार पर नहीं। वहां पर अब कर कौन रहा है ये भी स्पष्ट कीजिए ना, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? पूजा जी, वो तो तय करना पड़ेगा फिर आतंकवादी का जो सेलेक्टिव अप्रोच है वो सही है या हमारी सरकार का, क्योंकि वो दोनों चीजें तो सही हो नहीं सकती। और आतंकवाद का सेलेक्टिव अप्रोच जो भी रहा हो उसकी भर्त्सना, उसके खिलाफ हर हिंदुस्तानी खड़ा होता है और कश्मीर की आवाम भी उसके खिलाफ खड़ी हुई। जब तक आवाम प्रेम जी खड़ी नहीं होगी ना, जनता खड़ी नहीं होगी ना, सरकार कुछ कर ले उसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकती। तो आज जो हालात, हिंदू धर्म दोनों मजहब के लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक वहां की जनता खड़ी नहीं होगी, सरकार के साथ आज जनता खड़ी हुई, जनता विकास चाहती है, जनता सदियों से विकास चाहती है। और आप कश्मीर में जाएं, जिस तरह मैं अभी थोड़े दिन पहले होकर आया था श्रीनगर, मैंने खुद देखा जो पहले की फिजा थी, पहले की जो स्थितियां थी, उसमें तब्दीली हुई है, उसमें परिवर्तन हुआ है। लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो टूरिस्ट भी, पर्यटक भी जा रहे हैं, वो भी बड़े आराम से अपनी गतिविधियां रख रहे हैं। पहले इन चीजों पर एक डर का साया था, वो डर का साया कहीं ना कहीं खत्म हुआ। उसके लिए सरकार जितने तौर पर धन्यवाद की पात्र है, उतने ही तौर पर कश्मीर की जनता भी धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, अपने घरों के छतों पर सुरक्षा बलों को तैनात होने की इजाजत दी। वरना तो पत्थर ही चलते रहते रोज रोज, और पत्थर चलने का जो सिलसिला था वो बदस्तूर आपने देखा जारी रहा। तो ये मानना कि सेलेक्टिव अप्रोच किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, जब तक किसी भी क्षेत्र की, राज्य की जनता सरकार के साथ खड़ी नहीं होती, उस चीज को नहीं अपनाती, लोकतांत्रिक तरीके को नहीं अपनाती, तब तक बहुत मुश्किल है। आखिर जम्मू कश्मीर में भी तो चुनाव हो ही रहे हैं ना भारतीय संविधान के अनुसार, यही चुनाव आयोग वहां चुनाव करा रहा है ना। तो जब तक वहां की जनता वोट देने नहीं आती है मतदान केंद्रों पर, तब तक चुनाव कैसे हो सकते हैं? इसलिए सबसे ज्यादा जो धन्यवाद की पात्र है वो वहां की जनता है, और जनता के इस चीज को हमें लगता है कि कबूल करना चाहिए, क्योंकि सरकार को उन्होंने स्पेस दिया, डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने स्पेस दिया कि हाँ आइए आप हमारे यहां सड़कें बनाइए, आइए फ्लाईओवर्स बनाइए, आइए पुल बनाइए, और वो बन रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है, एक विश्वास जग रहा है कि हम भी उस मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं जहां हमें जुड़ना चाहिए था। और हो सकता है पहले की सरकारों ने इस तरीके की चीज हो, क्योंकि फंडिंग जो कश्मीर के नाम पर हुई वो सबको पता है, इतनी फंडिंग हुई, फिर डेवलपमेंट के नाम पर आज भी कश्मीर की जनता रो क्यों रही है? ये बड़ा सवाल हो जाता है यहां पर। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो सर्वेश पाठक जी, अब सवाल यहां पर यह है कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, इस बात का दावा किया जाता है, पूर्ण राज्य की बात की जा रही है, अब चुनाव की बात भी की जा रही है, सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीडीपी और क्या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी इस वक्त डरी हुई है क्या? और क्या पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो गया? क्योंकि इस वक्त हम वहां पर देख रहे हैं जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में खुद राहुल गांधी के साथ में महबूबा मुफ्ती नजर आती हैं, तो यहां पर क्या ये मानकर चले कि अगर ये पूरा विपक्ष मजबूत हो गया तो क्या वहां पर सरकार की घेराबंदी की जा सकती है क्या? देखिए, पूरा विपक्ष मजबूत भी हो जाए तो जो स्थिति पहले थी, अब वो स्थिति जम्मू कश्मीर में नहीं रही है। जैसे अमित जी ने अभी बताया, स्थितियां बहुत चेंज हो गई है। जैसे मैं 2013 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में था और मैं पुलिस लाइन में रुका हुआ था। वहां पे हमें एक ट्रेनिंग देने के लिए गए थे और वहां पे जो ट्रेनी डीएसपी लोग थे वो आके बोलते थे कि 60 साल की लेडीज पत्थर मार रही है, पुलिस पे पत्थर चला रही है। तो अब वो घटना नहीं है। वहां के भी
जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल कॉलेज जाना चाहते थे। नहीं तो पहले क्या होती थी, कर्फ्यू लग गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बच्चों की न पढ़ाई हो पा रही है, और जो रसूख वाले थे, जो पैसे वाले थे, वो भारत के दूसरे राज्यों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते थे। तो वहां के आवाम जो है उनको जरूर लगा है कि ये होने से सचमुच उनकी जो स्थिति है, उनके जो रहन सहन है, उसमें तो अभी बदलाव वहां हुआ पर है। एक रोजगार का विषय भी बहुत जबरदस्त है। अभी तो सिर्फ वहां पर ट्रैवल टूरिज्म के जरिए जो कमाई होती है सो होती है। अभी जो सेब हैं उनके बागानों को लेकर भी हम देख रहे हैं वहां पर आवाज उठ रही है। ऐसे तो बहुत सारे विषय वहां पर हैं जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं। तो कौन से मुद्दे सुलझ गए अभी? देखिए, मुद्दे सुलझने में अब जो पहले डर का सा था, आप वहां 6 बजे के शाम, हमें पता है कि हमें कहीं घूमने के लिए शाम में जाते थे तो 4 पुलिस फोर्स की वाहन आगे पीछे और बीच में हमारी गाड़ियां होती थी, और 6 बजे तक था कि आप वापस आ जाए, कोई दुकान नहीं कहीं खुली मिलेगी आपको शाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब जो जैसे टूरिस्ट की संख्या देख लीजिए अभी वहां पे कितनी अच्छे तरीके से उसमें इजाफा हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि वहां के लोग भी चाह रहे हैं कि एक जो आतंकवादी का जो साया था, इस सब से निकल के ये जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी, अगर ये बहुत ही परोपकारी थे कश्मीरी आवाम के, तो आखिर कश्मीर इतना सुलगता क्यों रहा? उसमें ठीक है कश्मीरी पंडितों को ये बताइए, अगर ये पार्टी साथ में आ गई, पूरा विपक्ष अगर एक साथ आ गया, तो क्या ये बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? ये चाहे परिसीमन जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, या फिर जो जिक्र किया जा रहा है कि साहब यहाँ पर ये धारा 370, ये सब कितना किसके लिए मैटर करता है? जल्दी से देखिए, ये मैटर कर रहा है वहां के आम नागरिकों का, जो 47 के बाद जो लोग थे वहां पे, जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, उसके बाद उनको वोटिंग राइट, जो वहां की आम जनता बन पाए, इन सबों को फायदा देगा और आम नागरिकों को फायदा देगा। जैसा कि अमित जी ने भी कहा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, या मान लीजिए वहां पे नए स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, स्थापित हो गया क्या? फायदा देगा, वहां के आवाम को जिस भरोसे का जिक्र बार बार कर रहे हैं और जिसका जिक्र कर करके विपक्षी पार्टी वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, वो भरोसा काम कर चुकी है क्या वहां बीजेपी? सबसे बड़ी बात तो पूजा ये है, जिस चीज का जिक्र कहीं से नहीं हो पाया, कि ये कश्मीर में जो बवाल हो रहा था उसकी मुख्य वजह क्या थी? उसकी मुख्य वजह पाकिस्तान थी। आज पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालातों में इतना रो रहा है, इतना उलझा हुआ, इतनी गरीबी गुर्बत है वहां पर कि वो इस चीज में ध्यान नहीं दे पा रहा। आज से नहीं, 47 से जब से भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा था कश्मीर में इस तरह की हरकत करके उसे फिर अपने कब्जे में लेना या अपनी तरीके से आकर्षित करना, वहां की आवाम को बरगलाना। तो वो चीजें बंद हो गई, और जैसे ही वो चीजें बंद हुई, कश्मीर की जनता ने अपने आप को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपना रुख बनाया। वो पहले भी बना रही थी सरकारें वहां विकास का काम। ऐसा नहीं है कि 70 सालों में विकास हुआ ही नहीं कश्मीर में, ये कहना भी गलत होगा, और किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनेता के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। विकास तो हुआ, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए, क्या उसमें आतंकवाद सबसे बड़ा रोल रहा था? तो बिल्कुल था, और पाकिस्तान सबसे बड़ा रोल रहा था, जिसको सबसे ज्यादा 30 सेकंड में प्रेम जी एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाह रही हूं। जो जिक्र यहां पर बार बार हो रहा है, आतंक का साया वहां पर अगर खत्म हो रहा है, दूसरी बात जिस पीओके का जिक्र बार बार वहां पर भी कुछ लोग किया करते थे, उस पीओके की हालत क्या है? आज तुम पीओके को वापस लेने की बात करते हैं, तो क्यों लोगों का भरोसा वहां पर कायम नहीं होगा? देखिए, राजनीतिक संदेश अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय जनता का विश्वास जीत करके किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, ये एक अलग बात होती है। आज की सियासत में आलोचना का ज्यादा ही बेहतर है ना हालात। यहाँ पर अच्छी बातों का जिक्र भी तो करना चाहिए ना। मैं वो देखिए उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वहां की जनता जो है इसके लिए धन्यवाद का पात्र है, और पीओके की जनता चूंकि मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है, भारत के मुख्य धारा से अगर पीओके की जनता आज भी जुड़ जाए पूजा, तो उनका भी विकास हम वैसा ही करेंगे जैसा कश्मीर का हो रहा है। और वहां के विधानसभा में सीटें भी आरक्षित है पीओके के लिए। चलिए पहले से तैयारियां की, सर 10 सेकंड जल्दी से। जी, तो ये पीओके एक मसला जरूर है, लेकिन इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी चाहिए उस काम को करने के लिए। इस बात को जरूर ख्याल रखा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितनी भी राजनीति की जा रही है उससे इतर असली हकीकत यह है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो सरकार यह दावा कर रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन भरोसा भी इसी बात को लेकर कायम करना होगा।